नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री के सीरीज़ में हम लोगों ने अब तक स्टोन एज की बात कर ली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर ली है और आज हम लोग बात करेंगे अब वैदिक एज की या वैदिक सभ्यता की। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं हम लोग। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, जब उसका पतन हो गया तो उसके बाद एक नई सभ्यता आई और उस सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता या आर्यों की सभ्यता कहा जाता है। और जो ये वैदिक सभ्यता थी, इसके जनक किसको माना गया है? तो आर्यों को माना गया है। और इसके बारे में जो वैदिक सभ्यता थी, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो वेद है। और कितने वेद प्राप्त हुए हैं? तो कुल 4 वेद प्राप्त हुए हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हमें प्राप्त हुए हैं और इन्हीं वेदों के माध्यम से हमें वैदिक एज के बारे में जानकारी मिलती है। और जो वेद का क्या अर्थ होता है, ठीक है, वेद वेद का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। जो वेद थे उनको और क्या कहा जाता था? तो इनको अपौरुषेय कहा जाता था, श्रुति, ध्वनि उच्चारित, इन ये भी इनको बोला जाता था वेदों को। अपौरुषेय क्यों इनको बोलते थे? क्योंकि ये माना जाता था कि वेदों की रचना किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई। और जो आर्य शब्द था, इसका अर्थ क्या होता था? तो ये इसका अर्थ होता था श्रेष्ठ या कुलीन, या फिर संस्कृत में इसका अर्थ होता था एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द के ये अर्थ होता था। भारत में आगमन के पश्चात आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास कहाँ पर बनाया? तो सप्त सिंधु प्रदेश को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था सर्वप्रथम। वैदिक साहित्य की रचना का जो श्रेय जाता है, वैदिक साहित्य की जो रचना का श्रेय जाता है, वो किसको जाता है? आर्यों को जाता है। ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा क्या थी? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे और लिपि जो होती थी वो ब्राह्मी होती थी। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग को जो बोलते हैं वो ऋग्वैदिक काल बोलते हैं और दूसरे को उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल था उसका जो कालखंड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, और जो उत्तर वैदिक काल है उसका जो कालखंड है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक, यानी 600 बीसी तक। जो 2023 पीसीएस मेंस का जो पेपर हुआ था, उसमें पहला क्वेश्चन ये था जीएस 1 में कि ऋग्वैदिक कालीन जो भी साहित्य है उसकी विशेषताएं बताइए। तो उसमें ये क्वेश्चन यहीं से आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर देंगे कि ऋग्वैदिक काल में, अरे सॉरी, वैदिक काल में को 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, और उनके जो साहित्य थे उनके बारे में बस आपको लिखना था। तो इसमें हम लोग आगे अभी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के साहित्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वान हैं जिनका अलग अलग मत है कि आर्य कहाँ पे पहले थे, कहाँ से वो आए थे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आर्यों का मूल निवास क्या था? और जो विद्वान थे, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग इस पे मत है। जैसे मैक्स मूलर एक विद्वान है, उनका मानना है कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया था। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो मत है कि आर्य कहाँ के मूल निवासी हैं, तो तिब्बत के हैं। हर्ट और पेंका ये विद्वान हैं, इनका मत है कि आर्य जो है जर्मनी से संबंधित है। गाइल्स हंगरी ये मानते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी था। बाल गंगाधर तिलक जी, इनका मत है कि जो आर्य आए थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये इम्पॉर्टेंट है, भी क्वेश्चन में आया है और ये दोनों अब तक पूछे जा चुके हैं एग्जामों में। गार्डर चाइल्ड जो थे, इनका मानना था कि दक्षिणी रूस से आर्य आए थे। पंडित गंगानाथ झा, इनका मानना था कि ब्रह्मर्षि देश से आर्यों का मूल मूल निवास है, ब्रह्मर्षि देश। इसी प्रकार डीएस त्रिवेदी के अनुसार देविका प्रदेश या मुल्तान है। डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार सप्त सिंधु प्रदेश, और एलडी कल्लल के अनुसार कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र। तो ये जो विद्वान थे इनका मत है कि आर्यों का मूल निवास स्थान ये उपरोक्त जो भी हम लोगों ने बात की है ये थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन सीधे आते हैं।
अब लोग हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे। तो ऋग्वेद से संबंधित कुछ ग्रंथ हैं, उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहला है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं, फिर आरण्यक बोलते हैं, और थर्ड जो है उपनिषद है। तो ऋग्वेद से संबंधित कौन कौन से ब्राह्मण अब तक प्राप्त हुए हैं? तो ऐत्रेय ब्राह्मण प्राप्त हुआ है और कौशिकी ब्राह्मण। वैसे ही आरण्यक कौन से प्राप्त हुए हैं? तो ऐत्रेय आरण्यक और कौशिकी आरण्यक प्राप्त हुआ है। और उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद, ये जो 3 ग्रंथ हैं ऋग्वेद के, उनके ये ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे प्राचीन वेद किसको माना गया है? तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। ऋग्वेद मूलतः एक स्तोत्रों का संकलन है। ऋग्वेद एक स्तोत्रों का संकलन है, और इसमें कुल कितने मंडल हैं? तो कुल 10 मंडल हैं। और इसके जो सूक्त कितने हैं टोटल? तो 1028 सूक्त हैं। इस 1028 सूक्त में 1017 जो सूक्त हैं वो शाकल में हैं, और जो 11 सूक्त हैं वो बालखिल्य में हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल कौन है? तो 2 से 7 जो मंडल हैं वो सबसे प्राचीन मंडल हैं, और इसके पहले और बाद के कुछ मंडल छेपक, यानी उन्हें बाद में ऋग्वेद साहित्य में जोड़ा गया है। और 2 से 7 जो मंडल है, इसको वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे नवीन मंडल ऋग्वेद का कौन सा है? तो पहला और 10वां सबसे नवीन मंडल है। कितनी इसमें ऋचाएँ हैं? तो 10,552 इसमें ऋचाएँ हैं। और इसकी जो मूल लिपि क्या है? तो ब्राह्मी है। और भाषा क्या थी? संस्कृत। भाषा संस्कृत है, और मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैदिक आर्यों के जो पंचजन कौन थे? पंचजन में कौन शामिल था? तो यदु, द्रुह्यु, पुरु, अनु, तुर्वस, ये 5 लोग उनके पंचजन में शामिल थे। ऋग्वैदिक भरतों ने अधिवास किस क्षेत्र में बनाया था? तो सरस्वती घाटी क्षेत्र या सप्तसंदोष क्षेत्र में कौन रहते थे? भरत रहते थे। प्रथम जो सूक्त होता था, किसी भी मंडल का जो प्रथम सूक्त होता था, वो अग्नि देवता से प्रारंभ होता था। ये इम्पोर्टेंट है। किसी भी मंडल का जो प्रथम सूक्त होता था वो अग्नि देवता से प्रारंभ होता था। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? तो 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। ठीक, अब हम लोग ऋग्वेद मंडल जितने भी हैं उनकी रचना किसने की थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो प्रथम मंडल था उसकी रचना किसने की थी? तो मधु चछमदा और मेघा तिथि, इन लोगों ने प्रथम मंडल की रचना की थी। द्वितीय मंडल गृहत्समद के द्वारा किया गया था। तृतीय मंडल विश्वामित्र, और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख तृतीय मंडल में किया गया था, और इसकी रचना विश्वामित्र जी ने किया था। चतुर्थ मंडल वामदेव से संबंधित है। पंचम मंडल की रचना अत्रि ने किया था। छठा मंडल भारद्वाज। सप्त मंडल या 7वां मंडल वशिष्ठ के द्वारा। 8वां मंडल कर्ण और अंगिरस के द्वारा। 9वां मंडल जो है सोम देवता और अन्य ऋषियों के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और 10वां मंडल है बिमदा, शची, इंद्र व अन्य के द्वारा 10वें मंडल की रचना की गई थी। अब उस समय के जो राजनीतिक संगठन किस प्रकार का होता था उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो परिवार का एक मुखिया होता था, यानी सबसे जो परिवार होता था सबसे छोटी इकाई होती थी उसमें, प्रशासनिक इकाई, और उसका एक मुखिया होता था, उसको गृहपति बोलते थे। और जो एक गांव होता था उसका मुखिया को ग्रामणी बोलते थे। और विश्व होता था उसके मुखिया को विश्वपति बोलते थे। जन के मुखिया को जनपति, और राष्ट्र के मुखिया को राजा बोलते थे। अब हम बात करें ऋग्वैदिक काल का प्रशासनिक जो क्रम था उसमें क्या था? राजा, पुरोहित, विश्वपति, ग्रामणी और कुलप,
ये उसका प्रशासनिक क्रम था। ऋग्वैदिक कालीन जो कबीले होते थे, ऋग्वैदिक कालीन जो कबीले होते थे, उनके प्रमुख को क्या बोलते थे? तो गोप या जनस्य गोपा या राजा बोलते थे। राजा के निर्वाचन से संबंधित जो सूक्त होता था, उसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। राजा के निर्वाचन से संबंधित जो सूक्त है, उसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों में जो सबसे प्रमुख होता था, वो पुरोहित होता था। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण सभा और समिति नामक दो संस्थाएं होती थी, वो राजा पे नियंत्रण रखती थी। ऋग्वैदिक कालीन जो आर्यों का ग्राम का क्या मतलब, यानी आर्यों के जो गांव होते थे, उसका क्या मतलब है? तो वो स्वजनों के एक समूह को इंगित करता था, यानी कि जो उसमें गांव होते थे, वो आर्यों के स्वजनों का एक समूह होता था, उसको उसको इंगित करता था। ऋग्वैदिक काल में जो जनतांत्रिक संस्थाएं थी, कौन कौन थी? सभा, समिति, गण और विदत। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? विदत थी। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? गो शब्द, यानी जो गाय के लिए गो शब्द प्रयोग करते थे, वहीं से गविष्टि शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वैदिक कालीन जो सभा और समिति के संदर्भ में कहा जाता है कि सभा जो होती थी, वो विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, और जबकि समिति जो होती थी, वो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ऋग्वेद में जो वशिष्ठ पुरोहित थे, वो भरतों के पुरोहित थे। ठीक है, और जो वशिष्ठ ने ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना की है। अभी हम लोगों ने आगे इसके बारे में पहले चर्चा की है कि वशिष्ठ ने ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना की है, और ये भरतों के पुरोहित थे। ऋग्वेद में यजुर्वेद का युग्म किसके साथ बना हुआ था? तो तुर्वस के साथ बना हुआ था। ऋग्वेद काल में जो चारागाह पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी होता था, उसको व्राजपति बोलते थे। इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद काल में चारागाह पे जो नियंत्रण रखता था अधिकारी, उसको व्राजपति कहते थे। ऋग्वैदिक राजा थे, उनका कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं था, क्योंकि उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी, उसके अनुकूल नहीं थी, क्योंकि उस समय कोई टैक्स वैक्स तो लिए नहीं जाते थे कि एक बड़ी सेना वो लोग रख पाएँ। तो इसलिए उस समय के का कोई बहुत मजबूत प्रशासनिक तंत्र नहीं था। इंद्र महाभिषेक का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है, वो किस जन से संबंधित थे? तो त्रिस्तु जन से राजा सुदास का संबंध था। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? तो परुष्णी या रावी नदी के तट पे हुआ था, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वैदिक काल में सेना का रूप कैसा होता था? तो कोई नियमित सेना या अस्थायी सेना नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय टैक्स लिए नहीं जाते थे, तो राजा के पास पैसे इतने होते नहीं थे कोई नियमित सेना रखे और उनको नियमित वेतन दे। ऋग्वैदिक काल में राजा युद्ध के दौरान किन कबायली टोलियों की को सेना के रूप में यूज करता था? तो व्रात, गण, ग्राम और सर्द, ये जो कबायली टोलियां थी, इनको सेना के रूप में वो यूज करता था। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था, और विश्वामित्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता है। ठीक, तीसरे मंडल के रचयिता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ऋग्वैदिक समाज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक समाज था, और समाज का जो आधार क्या था? परिवार था, और सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी ऋग्वैदिक समाज की। और जो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में पंचजन किसके द्योतक थे? तो आर्यों की 5 जनजातियों को पंचजन दिखाते थे या बताते थे।
गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है और वर्ण शब्द का भी सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में ही किया गया है। जो ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियां थीं उनके बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, जैसे कि कन्याओं का अपना पति चुनने का पूर्ण अधिकार था ऋग्वेद के समय, और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था उस समय। जो स्त्रियां होती थी यज्ञों तथा सभा समिति की बैठकों में भाग लेती थी और युद्ध में सक्रिय रूप से भी वो भाग लेती थी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्त्रियों के बारे में। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ऋग्वैदिक काल था उसी समय केवल स्त्रियों की अच्छी दशा थी समाज में, और उसके बाद तो नियमित रूप से उन स्त्रियों की दशा में पतन होता चला गया है, और वर्तमान में भी कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन अभी भी उस हिसाब से स्त्रियों को समाज में सम्मान नहीं मिल पाया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेद में आजीवन जो अविवाहित स्त्रियां होती थीं उनको अमाजु कहते थे, यानी जिन स्त्रियों ने विवाह नहीं किया था उनको अमाजु कहते थे। ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो दस्यु के लिए अन्य व्रत शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती हैं। इस कथन का जो वर्णन किसमें किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है, और ये प्रदर्शित करता है कि जो ऋग्वेद काल की वर्ण व्यवस्था थी उसमें लोगों का वर्ण जो है उनके जन्म से निर्धारित नहीं होता था, उनके कर्म से निर्धारित होता था। आगे बढ़ते हम लोग। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किसका नाम आया है? तो पणियों का नाम आया है। पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद का भाग है? तो ऋग्वेद का भाग है, और पुरुष सूक्त में ही शूद्र का वर्णन है। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। ऋग्वैदिक युगीन वर्ण व्यवस्था जो बाद में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया, इसके पीछे का क्या कारण है कि ये वर्ण व्यवस्था जो है जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई? तो व्यवसायों का पैतृक होना, जो व्यवसाय पैतृक हो गए थे वही एक कारण बना कि जो वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल की थी वो जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे उनके मनोरंजन के क्या साधन थे? तो वो नृत्य करते थे, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना और दुत क्रीड़ा। दुत क्रीड़ा मतलब कि जुआ खेलते थे वो लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुनर्विवाहित स्त्री के लिए पुनर्वु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया है। इम्पोर्टेंट है कि जो पुनर्विवाहित स्त्रियां होती थी, यानी जिन स्त्रियों का दोबारा विवाह होता था उनके लिए पुनर्वु शब्द का प्रयोग किया गया, और वो सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया था। ऋग्वैदिक कालीन कुछ स्त्रियां विदुषी स्त्रियों के बारे में जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की, जैसे घोषा, लोपामुद्रा, विश्वस्वरा और अपाला। ये 4 ऐसी विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की, और ये इम्पोर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल में पत्नी का महत्व किस रूप में देखा जाता है? तो कोई भी धार्मिक कार्य हो या फिर सामाजिक उत्सव हो उसमें पत्नियों को हमेशा साथ पाया जाता था, इसलिए उन्हें सहभागिनी के रूप में देखा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं कि वो गाँवों में रहते थे, इसलिए जो वैदिक कालीन सभ्यता थी उसको ग्रामीण सभ्यता बोला जाता था, और इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था उसको हमेशा नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता बोला जाता था। वो दुत क्रीड़ा का ज्ञान था उन्हें, यानी वो जुआ खेलते थे। बहुविवाह का प्रचलन हो गया था उसमें ऋग्वैदिक काल में, और सामाजिक जीवन की जो प्राथमिक इकाई क्या थी? वो परिवार थी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।